अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में आज दो टॉपिक जिनमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एडवांसेस और सेकंड टॉपिक होगा प्रिंसिपल्स ऑफ बैंक एडवांसेस। फर्स्ट टॉपिक में आज हम शॉर्ट नोट पे कुछ बात करेंगे जिनमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा सब कॉन्सेप्ट ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और फिक्स लोन। यानी ओवरड्राफ्ट क्या फीचर्स रखता है। ओवरड्राफ्ट बैंक का बिलाव करता है किसी भी बैंक कस्टमर को, किसी भी अकाउंट होल्डर को। इस तरह कैश क्रेडिट की फैसिलिटी बैंक किन कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है और फिक्स लोन से हम अ, क्या मीनिंग यहाँ ले रहे हैं और फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट्स या फिक्स लोन बैंक किन कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा होता है। टॉपिक फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें तीन कॉन्सेप्ट्स हमारे होंगे। यानी टाइप्स ऑफ एडवांसेस में हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट या ओडी, ओवरड्राफ्ट को सिंपलेस्ट फॉर्म में ओडी भी लिखा जाता है। ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड किया जाता है। ओवरड्राफ्ट मींस के एक कस्टमर अपने बैंक बैलेंस, अपने अकाउंट बैलेंस की लिमिट से ज़्यादा अगर विड्रॉ करवा सके, उसे ऐसी फैसिलिटी बैंक की तरफ से करंट अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड की जाए कि वो जो भी उसका अकाउंट बैलेंस है उससे एक्स्ट्रा यानी उससे एडिशनल अगर अमाउंट विड्रॉ करवा सके या ट्रांजैक्शन कर सके तो इसे कहा जाएगा ओडी ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्रेडिट एक्सटेंशन है। आप कोई भी बैंक अगर अपने कस्टमर को ये अलाउ कर दे, ऐसी कोई फैसिलिटी दे दे कि जब आपका अकाउंट बैलेंस ज़ीरो होगा तो आप कुछ लिमिट तक अपने अकाउंट से कोई ना कोई कुछ अमाउंट या कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांजैक्शंस कंडक्ट कर सकेंगे। ट्रांजैक्शंस यहाँ आप को अलाउ होंगी। इसे कहा जाएगा ओडी यानी ओवरड्राफ्ट। ओवरड्रा, वेरी सिंपल। An overdraft is an extension of credit from the lending institution that is granted when an account reaches zero. जब भी अकाउंट बैलेंस ज़ीरो हो जाए, जब भी किसी अकाउंट होल्डर का बैंक बैलेंस जो है, अकाउंट बैलेंस जो है वो ज़ीरो तक आ जाए, ज़ीरो हो जाए, तो इस कंडीशन में अगर बैंक कस्टमर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि आप एक कस्टमर अब फर्दर ट्रांजैक्शन कर सकता है, लोन उसको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए, तो इसे ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा, ओडी कहा जाएगा। द ओवरड्राफ्ट अलाउज द अकाउंट होल्डर टू कंटिन्यू विदड्रॉइंग मनी इवन व्हेन द अकाउंट हैज़ नो फंड्स इन इट और हैज़ इनसफिशिएंट फंड्स टू कवर द अमाउंट ऑफ विदड्रॉल। दो कंडीशन हो सकती हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर एक अकाउंट होल्डर ट्रांजैक्शंस करना चाह रहा है और उसका अकाउंट बैलेंस इनसफिशिएंट है, उतना बैलेंस नहीं है जितनी ट्रांजैक्शंस, तो बैंक यहाँ आपको आपके ट्रांजैक्शन को फुलफ़िल करेगा और आपको अकाउंट होल्डर को अगर फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे ओवरड्राफ्ट की, अगर ट्रांजैक्शन की, तो इससे कहा जाएगा जो भी अमाउंट यहाँ एक्स्ट्रा एडिशनल विड्रॉल किया जाएगा, विड्रॉ किया जाएगा, तो इसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहा जाएगा। ये ओवरड्राफ्ट लोन है जो करंट अकाउंट होल्डर को बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है। Basically, an overdraft means that the bank allows customer to borrow a set amount of money. There is an interest on loan and there is a typically a fee per overdraft. यहाँ बैंक सर्विस चार्जेस ज़रूर चार्ज करता है और इंटरेस्ट भी यहाँ पे करना होता है एक अकाउंट होल्डर को। यानी अकाउंट होल्डर जितना ओवरड्राफ्ट करेगा, जितना लोन लेगा, जितना एडिशनल अमाउंट विड्रॉ करवाएगा अपने अकाउंट से, उसे उतना ही लोन देना होगा, सर्विस चार्जेस पे करने होंगे। तो हमने ओवरड्राफ्ट में कुछ पॉइंट देखे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड की जाती है बैंक की तरह से नॉर्मली। और जब एक अकाउंट होल्डर, जब एक आप कह सकते हो कि बैंक कस्टमर के या अकाउंट होल्डर के बैलेंसेस ज़ीरो हो जाएं या इनसफिशिएंट हों ट्रांजैक्शंस के लिए, या ज़ीरो हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में बैंक अपने कस्टमर को, अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ करता है।
ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में एक अकाउंट होल्डर को या तो लिमिट दी जाती है या कोई लिमिट नहीं होती, कि आप जितनी चाहें आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे अकाउंट बैलेंसेस दोबारा इंक्रीज़ होते हैं, जैसे दोबारा अकाउंट क्रेडिट होता है कस्टमर का, तो बैंक उससे डिडक्शन कर लेता है, इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेता है, सर्विस चार्जेस भी वहाँ चार्ज कर लिए जाते हैं। जैसे आप देखते हो कि मोबाइल कंपनीज़ को, कि अगर एक यूज़र है, अगर एक अकाउंट होल्डर है, किसी भी कंपनी का नेटवर्क यूज़ कर रहा है मोबाइल के लिए, तो वहाँ जब बैलेंस ज़ीरो हो जाता है तो आपको वहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ओवरड्राफ्ट की। तो इसी तरह बैंक भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, करंट अकाउंट होल्डर्स को, कि अगर आपके बैलेंसेस ज़ीरो पे आएंगे, अगर आपके बैलेंसेस इनसफिशेंट होंगे ट्रांजेक्शन के लिए, तो बैंक आपको फर्दर ओवरड्राफ्ट और विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे ट्रांजेक्शन्स फुलफिल हो सकेंगी। तो ये हमने कॉन्सेप्ट लिया ओवरड्राफ्ट का। How an overdraft works. With an overdraft account, a bank is covering payments a customer has made that would otherwise be rejected, or in case of actual checks, would bounce and be returned without payment. किन कंडीशंस में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है? पहली कंडीशन ये हो सकती है कि अगर कस्टमर ट्रांजैक्शंस करना चाहें और ट्रांजैक्शंस रिजेक्ट हो जाएं, या एक्चुअल चेक्स जो हैं वो बाउंस हो जाएं या रिटर्न हो जाएं, या एनएसएफ का यहाँ स्लोगन या साइन बैंक्स की तरफ से कस्टमर को इशू हो, तो उस कंडीशन में, यानी जैसे डिसऑनर ऑफ चेक है, ऐसी की कंडीशन बन रही हो, तो बैंक अपने कस्टमर को या अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करता है। यानी पहला पॉइंट हमने ये देखा कि कस्टमर हैज़ मेड दैट वुड अदरवाइज बी रिजेक्टेड। पहला पॉइंट ये हो सकता है कि कस्टमर कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है और वो ट्रांजैक्शन इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से, अकाउंट बैलेंस की वजह से रिजेक्शन की तरफ जा रही हो, तो बैंक यहाँ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी तरह है कि अगर कोई एक्चुअल चेक आप प्रेजेंट कर रहे हैं और उसने सैलरी चेक देने हैं, सैलरी के लिए फॉर एग्जांपल वर्कर्स को सैलरी देनी है, या कुछ और ट्रांजैक्शंस हैं, तो अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है, तो यहाँ भी बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वेजेस के चेक हैं तो यहाँ भी बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। या ऐसा कोई कंडीशन हो, सिचुएशन बन जाए कि चेक बाउंस हो या रिटर्न होने के चांसेस हों, तो उस कंडीशन में भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक अकाउंट होल्डर अवेल कर सकता है। अब हम कुछ बेसिक फीचर्स देख लेते हैं ओवरड्राफ्ट के, कि ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन इज़ अ लोन प्रोवाइडेड बाय सम बैंक्स टू कस्टमर्स व्हेन देयर अकाउंट रीचेज ज़ीरो। अगर समराइज़ करें तो पहला पॉइंट तो हमने ये लिया कि अगर किसी भी कस्टमर का, किसी भी अकाउंट होल्डर का जब अकाउंट बैलेंस ज़ीरो हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ओवरड्राफ्ट यानी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सेकंड पॉइंट हम ले रहे हैं कि ओवरड्राफ्ट अलाउज द कस्टमर टू कंटिन्यू पेइंग बिल्स इवन व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट मनी इन द कस्टमर्स अकाउंट। दूसरा पॉइंट हमने लिया कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उन कंडीशंस में दी जाती है जब आपके पास, आपके अकाउंट में, कस्टमर के अकाउंट में, अकाउंट होल्डर के अकाउंट बैलेंसेस इनसफिशिएंट हो, उतना अमाउंट ना हो जितनी आप ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं। यानी फ्यूल कार्ड है और फ्यूल कार्ड के लिए अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है जितनी ट्रांजैक्शन की करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर वहाँ क्रेडिट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करेगा। An overdraft is like any other loan. The customer pays interest on loan, and in case of overdraft will typically have one time insufficient funds fee. और यहाँ यही होगा कि या तो वन टाइम फ़ी ली जाएगी कि जब आप फर्स्ट ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं उससे आपकी ट्रांज़ैक्शन पे फ़ीस होगी, या आप जब ट्रांज़ैक्शन कर लेते हैं, यानी जब आपके बैलेंसेस या अकाउंट बैलेंसेस दोबारा इंक्रीज़ होते हैं, क्रेडिट कंडीशन में आते हैं, तो उस सिचुएशन में बैंक फ़ी या सर्विस चार्जेस लेगा या अपनी फ़ी चार्ज करेगा। और यहाँ कस्टमर को इंटरेस्ट पे करना होगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में वन टाइम फंड फ़ी होती है। वन टाइम फंड फ़ी मींस कि आप जितनी भी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं मंथ के एंड पे, या आफ्टर 10 डेज़ आप कह सकते हैं, या जब भी आपकी अकाउंट, जैसे बाज़ औक़ात ये होता है कि मंथ के एंड पे आपकी, जैसे मंथ स्टार्ट होता है, नया मंथ स्टार्ट हो रहा होता है, वर्कर की या अकाउंट होल्डर की जैसे सैलरी क्रेडिट होती है, तो उस कंडीशन में बैंक अपने अकाउंट होल्डर से जो भी ओवरड्राफ्ट हुआ, जो भी विड्रॉ करवाया गया, प्लस फीस प्लस सर्विस चार्जेस वहाँ से डिडक्ट कर लेगा।
डेबिट कर लेगा। या फिर ये होगा कि एक स्टिपुलेटेड टाइम पे, एक शेड्यूल टाइम पे या डेट्स पे बैंक सर्विस चार्जेस और इंटरेस्ट वगैरह जो भी बैंक की तरफ से डेबिट होने चाहिए डेबिट कर लेगा। तो हमने यहाँ 3 मेजर कंडीशंस देखी। पहला पॉइंट हमने कहा कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर्स को नॉर्मली प्रोवाइड किया जाता है। उन अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाता है जो लॉन्गर टाइम से एक बैंक कस्टमर होते हैं या ट्रस्टवर्थी बैंक कस्टमर होते हैं। फिर हमने कहा कि जब अकाउंट बैलेंस ज़ीरो होगा तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। एक कंडीशन कि अगर एक कस्टमर का अकाउंट बैलेंस ज़ीरो हो गया है तो उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो अब वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। लेकिन ये तमाम लोन होगा और बैंक ये लोन कब डिडक्ट करेगा? जब बैंक में उस कस्टमर की से अकाउंट होल्डर की सैलरी आ जाती है या उसके अमाउंट्स ट्रांसफ़र होते हैं या उसका अकाउंट क्रेडिट कंडीशन में आ जाए। जैसे क्रेडिट कंडीशन में आएगा तो बैंक उससे अपनी डिडक्शन कर लेगा, ओवरड्राफ्ट लोन की डिडक्शन यहाँ कर ली जाएगी। अब हम एक पॉइंट यहाँ देख रहे हैं कि एग्जांपल ले लें पहले कि ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन की एग्जांपल क्या होगी। Overdraft protection provides the customer with a valuable tool to manage their checking accounts. If you are short a few dollars on your rent payment, overdraft protection ensures that you wouldn't have a check returned against the insufficient funds, which would reflect poorly on your ability to pay. However, banks provide the service because of how they benefit from it, namely by charging a fee. As such, customers should be sure to use overdraft protection. तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन, एक ओवरड्राफ्ट बेसिकली प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट करंट अकाउंट होल्डर्स, अगेंस्ट यूर बिल पेमेंट्स, यूटिलिटी पेमेंट्स, रेंट पेमेंट्स, फॉर एग्जांपल वेजेस पेमेंट्स। कोई भी पेमेंट यहाँ करने की कोशिश की जा रही है या कब कोई भी पर्सन, कोई भी कस्टमर, कोई भी अकाउंट होल्डर अगर अपने अकाउंट को यूज़ करते हुए वेजेस पे करता है, सर्विस पे करता है, रेंट पे करता है या कोई भी और एक्सपेंस यहाँ मीटअप कर रहा होता है, तो इस कंडीशन में ओवरड्राफ्ट एक प्रोटेक्शन फैसिलिटी है कि आप जब पेमेंट कर रही हैं तो चेक रिटर्न ना हो, एनएसएफ का कंडीशन ना लगे, चेक डिसऑनर ना हो। तो इन तमाम सिचुएशन से बचने के लिए बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड कर लेते हैं अपने कस्टमर को, अपने अकाउंट होल्डर को, कि आप ओवरड्रा करवा सकते हैं, आप ओवर विड्रा करवा सकते हैं एडिशनल, या आप अपनी क्रेडिट लिमिट को एक्सटेंड कर सकते हैं। कि अगर किसी पर्सन के अकाउंट में 50,000 हैं और वो ट्रांजेक्शन्स उस जो हो रही हैं वो 60,000 की, तो 10,000 यहाँ बैंक उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी ओवरड्राफ्ट लोन फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करेगा। इससे बैंक को ये फ़ायदा होगा कि बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकेगा इस अकाउंट होल्डर से और साथ अपने सर्विस चार्जेस भी यहाँ कलेक्ट कर सकेगा। दूसरा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उन कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है जिनके अकाउंट बैलेंसेस बहुत शॉर्टर टाइम में क्रेडिट हो रहे हों, यानी उनके वो सैलरी कस्टमर हों, वो सैलरी अकाउंट होल्डर हों, सैलरी पर्सन हों, या ऐसे बिजनेसमैन हों, ऐसे एंटरप्रेन्योर हों जिनके अकाउंट्स बहुत जल्द इन शॉर्टर टाइम में क्रेडिट हो रहे हों या होते रहे हों। ऐसे कस्टमर्स को बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखा ओडी का, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का। अब हम देते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है व्हाट इज़ कैश क्रेडिट, सीसी। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा ओवरड्राफ्ट, ओडी, और फिर है कैश क्रेडिट। A cash credit is a short-term source of financing for the company. In other words, a cash credit is a short-term loan extended to a company by the bank. It enables a company to withdraw money from a bank account without keeping a credit balance. The account is limited to only borrowing up to a borrowing limit. Also, interest is charged on the amount borrowed and not the borrowing limit. यहाँ जो भी पहला पॉइंट तो ये है कि कैश क्रेडिट नॉर्मली कंपनीज को इशू हो रहा होता है बैंक्स की तरफ से, कैश क्रेडिट की फैसिलिटी दी जाती है। यानी ऐसी कोई भी कंपनी, ऐसी कोई भी फर्म जो अपने ऑपरेशन को रनिंग कंडीशन में रखना चाहे और उसके पास उसकी इन्वेंट्री या उसके स्टॉक जो हैं वो स्टॉक्ड हो मार्केट में, यानी वहाँ से सर्कुलेशन ना हो रही हो अमाउंट्स की, कैश की, तो ऐसी कंडीशन में
अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को मीट अप करने के लिए, अपनी सैलरीज एक्सपेंसेस को मीट अप करने के लिए, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को मीट अप करने के लिए बैंक्स फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को कि आप कैश क्रेडिट की फैसिलिटी यहाँ अवेल कर सकते हैं। कैश क्रेडिट जो है वो एक शॉर्ट टर्म लोन है, जैसे ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन है तो कैश क्रेडिट भी एक शॉर्ट टर्म लोन है। और ये कंपनी को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अपने क्रेडिट बैलेंसेस को उस लिमिट तक आप रखें जो आपकी मंथली रिक्वायरमेंट है, जो आपकी वीकली रिक्वायरमेंट है, या आप कह सकते हैं कि क्वार्टर रिक्वायरमेंट है। इन रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करने के लिए कैश क्रेडिट फैसिलिटी नॉर्मली ली जाती है। द अकाउंट इज़ लिमिटेड टू ओनली बारोइंग अप टू अ बारोइंग लिमिट। ये पॉइंट आप ज़रूर क्लियर कर लें यहाँ कि एक बारहवीं लिमिट तक आपको एक लिमिट दी जाएगी कि कितनी लिमिट तक आप सिर्फ बारो कर सकते हो। ओडी में नॉर्मली ट्रांजैक्शंस जो हो रही होती हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हों वो ट्रांजैक्शन फुलफिल हो रही होती हैं। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए बारहवीं लिमिट होगी कैश क्रेडिट में कि अगर 1 लाख की बारो लिमिट है तो मंथली 1 लाख से ज़्यादा बारो नहीं किया जा सकेगा। 2 लाख की लिमिट है तो 2 लाख से ज़्यादा यहाँ बारो नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ बैंक्स की तरफ से कैश क्रेडिट में एक लिमिट प्रोवाइड की जाती है, और जो भी जितनी भी लिमिट है वो फुल अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा फुल रिक्वेस्ट पे। जैसे कंपनी या अकाउंट होल्डर रिक्वेस्ट साइन करेगा, रिक्वेस्ट सबमिट करेगा, तो उस कंडीशन में बैंक मुकम्मल पेमेंट ट्रांसफ़र कर देता है अकाउंट होल्डर के अकाउंट्स में, यानी यहाँ अमाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। ओवरड्राफ्ट में ऐसा नहीं होता। ओवरड्राफ्ट में फुल अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होती, लिमिट ट्रांसफ़र नहीं होती। जितनी ट्रांजैक्शन होगी वो ट्रांजैक्शन अलाउ की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी, उस ट्रांजैक्शन के अमाउंट सिर्फ अलाउ होंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कैश क्रेडिट में। कैश क्रेडिट में ट्रांजैक्शन चाहे आप करें ना करें, अगर रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है तो 1 लाख की रिक्वेस्ट 1 लाख फुल ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर हम ओवरड्राफ्ट की बात करें तो रिक्वेस्ट अगर 10,000 की आप कर रहे हैं तो 10,000 ट्रांसफ़र होंगे, फिर रिक्वेस्ट आप 5,000 की कर रहे हैं 5,000 ट्रांसफ़र होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि मुकम्मल 1 लाख आपके अकाउंट में ओडी की कंडीशन में ट्रांसफ़र हो जाएँ। जितनी ट्रांजैक्शन होगी, जो ज़रूरत होगी, जो रिक्वायरमेंट होगी, वही बैंक पे करेगा। अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होंगे अमाउंट, ट्रांजैक्शंस की कंडीशन में बैंक की तरफ से ट्रांजैक्शन अलाउ होती हैं या पे की जाती हैं ओडी की कंडीशन में। और कैश क्रेडिट में लिमिट बारो लिमिट दी जाएगी, उसी लिमिट का अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ भी वही कंडीशन है कि आल्सो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट बारोड एंड नॉट द बारोइंग लिमिट। जितना अमाउंट आप बारो कर रहे हैं, जो रिक्वेस्ट आपने की उसी पे इंटरेस्ट होगा, लिमिट पे इंटरेस्ट नहीं होगा। यानी अगर लिमिट आपको दी गई है 1 लाख की और आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं 50,000 की, 50,000 पे इंटरेस्ट होगा, 1 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ये होगा कैश क्रेडिट। हमने कैश क्रेडिट में अब देख लेते हैं फीचर्स क्या हैं कैश क्रेडिट के। जैसे हमने ओडी में कुछ फीचर्स या कंडीशंस देखी, यहाँ भी हम फीचर्स साथ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है बारोइंग लिमिट। जब भी आप कैश क्रेडिट की कंडीशन में शॉर्ट टर्म लोन चाहिए कंपनी को, कैश क्रेडिट चाहिए, ओडी नहीं लेना चाह रहा एक पर्सन, वो कैश क्रेडिट की तरफ जा रहा है, उसे कैश चाहिए, उसे पेमेंट फैसिलिटी नहीं चाहिए। ओडी एक पेमेंट फैसिलिटी है, यानी बैंक ओडी की कंडीशन में पेमेंट कर देता है सिर्फ। कैश क्रेडिट की कंडीशन में आपको कैश ट्रांसफ़र हो जाता है। ज़रूरी नहीं है आप वही ट्रांजैक्शन करें जो आप जिसकी आपने रिक्वेस्ट की है। ओडी में जिसकी रिक्वेस्ट करेंगे बैंक वही ट्रांजैक्शन पे करेगा। फर्स्ट फीचर जो हम देख रहे हैं वो है बारोइंग लिमिट। तो पहला फीचर, कैश क्रेडिट में सीसी में बारोइंग लिमिट हमेशा अलाउ की जाएगी अकाउंट होल्डर को, कंपनी को, बैंक की तरफ से। Cash credit comes with a borrowing limit determined by the creditworthiness of the borrower. A company can withdraw fund up to its established borrowing limit. तो यहाँ कंपनी एस्टेब्लिश borrowing limit तक ही विड्रा कर सकेगी, इससे ज़्यादा विड्रा नहीं हो सकेगा कंपनी की तरफ से। तो बैंक कंपनी अगर विड्रा करेगी तो जो लिमिट उसे यहाँ प्रोवाइड की गई होगी उसी लिमिट तक सिर्फ विड्रा कंपनी कर सकेगी। अकाउंट उतनी ही लिमिट प्रोवाइड करेगा विड्रॉल का। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन रनिंग बैलेंस। In contrast with other traditional debt financing methods such as the loans, the interest charge is only on the running balance of the cash credit account, not on the total borrowing limit. अगर और हम अकाउंट्स को देख लें तो यहाँ ये यानी फैसिलिटीज़ को देख लिया जाए तो वहाँ अकाउंट बैलेंस जब ज़ीरो होता है तो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है।
तो यहाँ यही होगा, जो रनिंग बैलेंस होगा, यानी जो बैलेंस रनिंग में चल रहा होगा, जो बैलेंस जितना अमाउंट विड्रॉ किया जा चुका होगा उसी पे सिर्फ इंटरेस्ट यहाँ चार्ज होगा, फुल पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। यानी अगर 1 लाख यहाँ लिया गया है और 1 लाख में जो यूज़ हो चुका होगा उस पर इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा, मुकम्मल 1 लाख में इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो ये सेकंड फीचर है कि इंटरेस्ट सिर्फ रनिंग बैलेंस पे चार्ज यहाँ हो सकता है। थर्ड फीचर हम यहाँ देख सकते हैं कि मिनिमम commitment charge. A short-term loan comes with a minimum charge for establishing the loan account, regardless of whether the borrower utilizes the available credit. For example, banks typically include a clause that requires the borrower to pay a minimum amount of interest on the predetermined amount or the amount withdrawn, whichever is higher. यहाँ दो कंडीशन रख दी जाती है कि जो अमाउंट विड्रा करवाया जा चुका है या जो अमाउंट ट्रांसफ़र हो चुका है, इनमें जो ज़्यादा होगा उस पे टिपिकल नॉर्मली हमें नज़र आता है कि बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता है। तो यहाँ इंटरेस्ट जो है वो यानी जो भी अमाउंट विड्रॉ हो चुका, जिस अमाउंट को यूटिलाइज़ किया जा चुका है, जिस अमाउंट को यूज़ किया जा चुका है, उस पे इंटरेस्ट बैंक लेता है। और यहाँ कम यानी बहुत ही आप कह सकते हैं मिनिमम इंटरेस्ट यहाँ चार्ज हो सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है। या तो प्री डिटरमिन्ड अमाउंट मीन्स कि जो अमाउंट ये डीड में ही क्लियर कर दिया जाता है, बैंक और कस्टमर के दरमियान यही चीज़ साइन अप हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि क्या प्री डिटरमिन्ड अमाउंट पे इंटरेस्ट या इंटरेस्ट विदड्रॉ पे होगा, जितना अमाउंट विदड्रॉ करवाया जा चुका है उस पर इंटरेस्ट होगा या प्री डिटरमिन्ड अमाउंट पे होगा। ये कंडीशन आ लगती है कि जो अमाउंट ज़्यादा होगा, प्री डिटरमिन्ड अमाउंट ज़्यादा है तो उस पर इंटरेस्ट, या विड्रॉल ज़्यादा है तो उस पर इंटरेस्ट, विड्रॉल ज़्यादा होगा तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर प्री डिटरमिन्ड अमाउंट ज़्यादा है तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। यानी ट्रांसफर्ड अमाउंट ज़्यादा होगा उस पर इंटरेस्ट देना होगा आपको, या आपको विड्रॉल अमाउंट अगर ज़्यादा है तो उस पर इंटरेस्ट यहाँ देना होगा। कोलेटरल सिक्योरिटी की बात आ जाए तो द क्रेडिट इज़ ऑफन सिक्योर्ड यूजिंग स्टॉक्स, फिक्स्ड एसेट्स और प्रॉपर्टी एज अ कोलेटरल। और यहाँ क्योंकि कंपनीज को, मैन्युफैक्चरर्स को ये लोन प्रोवाइड किए जाते हैं सीसी, तो ऐसी कंडीशन में कोलेटरल कंडीशन की कोलेटरल की जो सिचुएशन होगी, सिक्योरिटी की जो सिचुएशन होगी, वो या तो स्टॉक सिक्योर करवाया जाएगा अकाउंट होल्डर की तरफ से, कंपनी की तरफ से, या फिक्स एसेट्स को एज अ कोलेटरल यहाँ रखा जाएगा, या प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है उसको एज अ कोलेटरल कंपनी की तरफ से रखा जाएगा, यानी ये एक सिक्योर्ड लोन है। फिफ्थ पॉइंट हम देख सकते हैं कि क्रेडिट पीरियड। कैश credit is typically given for the maximum period of 12 months, after which your drawing power is re-evaluated. तो यहाँ अगर ओडी की कंडीशन को देख लें तो ओडी का बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, मंथली टाइम्स में पीरियोडिक चलता है। और यहाँ अगर सीसी की बात आ जाए तो सीसी तकरीबन 12 मंथ्स के पीरियड में या 6 मंथ्स के पीरियड में कैश क्रेडिट दिए जाते हैं। 12 मंथ्स पीरियड तक कैश क्रेडिट दिया जाता है, और इसको फिर ड्राइंग लिमिट जो है, जो ड्राइंग आप कह सकते हो विड्रॉल लिमिट कह दें, या आप जो विड्रॉ ड्राइंग पावर है वो इवेल्यूएट हो सकती है जब एक अमाउंट की टाइम पूरा हो जाए, या उसके इंटरेस्ट और फीसेस या बैंक चार्जेस फुली पे हो, पेड अप हो, उसके बाद फिर फर्दर नेक्स्ट कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, नेक्स्ट विड्रॉल लिमिट प्रोवाइड की जाती है बैंक्स की तरफ से। एक एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं कि कंपनी ए is a phone manufacturer and operates a factory where the company invests money to purchase raw material to convert them into finished goods. However, the finished goods inventory is not immediately sold. The company's capital is stuck in the form of inventory. In order for the company A to meet its expenses while waiting for their finished goods inventory to convert into cash, the company takes a cash credit loan to run their business without a shortfall. तो अगर एक कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और उसका तमाम स्टॉक या इन्वेंट्री वो मार्केट हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में आप कंपनी के पास सैलरी एक्सपेंस मीटअप करने के लिए, रॉ मटेरियल की पेमेंट करने के लिए, या फिर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जितने हैं उनकी पेमेंट के लिए, वेजेस पेमेंट, रेंट पेमेंट, इन पेमेंट्स को मीटअप करने के लिए बैंक फिर सीसी की तरफ जाता है, सीसी फैसिलिटी लेता है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी की तरफ बैंक की तरफ जाता है। और यहाँ फिर कैश क्रेडिट फैसिलिटी एक कंपनी की रनिंग कंडीशन को यहाँ सपोर्ट करती है। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट था शॉर्ट टर्म एडवांसेस में, जिसे हमने कहा सीसी कैश क्रेडिट।
लास्ट हम देख सकते हैं थर्ड पॉइंट, वो है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लोन और फिक्स्ड रेट पेमेंट। Fixed rate payment is an installment loan with an interest rate that cannot be changed during the life of the loan. The payment amount also will remain the same, though the proportions that go toward paying off the interest and paying off the principal will vary. A fixed rate payment is sometimes referred to as vanilla wafer payment, presumably because it is very predictable and contains a surprise. अगर फिक्स रेट पेमेंट की बात की जाए तो फिक्स इंटरेस्ट रेट लोन्स जो भी जितने टाइम के लिए भी इंटरेस्ट लिया गया है, जो भी 5 साल के लिए इंटरेस्ट लिया गया, 3 साल के लिए इंटरेस्ट लिया गया, अगर 10 साल के लिए इंटरेस्ट लिया गया, तो ये पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट फिक्स रहेगी, इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा। यानी जैसे आप स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, जहाँ पेमेंट फ़िक्स होती है, और यहाँ लोन भी एक स्ट्रेट लाइन रहता है, फ़िक्स इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी होगी और उसका इंटरेस्ट भी फ़िक्स रहेगा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द पेमेंट और लाइफ ऑफ द लोन। और ये आप प्रिडिक्टेबल आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट प्रिडिक्टेबल होता है, पहले से डिटरमिन्ड होता है, और इंस्टॉलमेंट भी, प्रिंसिपल अमाउंट इंस्टॉलमेंट जो है वो भी यहाँ वेरीफाई होती है, प्रिडिक्टेबल होती है, प्रीडिटरमिन होती है, पहले से डिसाइडेड होती है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं फिक्स रेट पेमेंट। कंपनी को पता है कि हर साल उसे हर साल के एंड पे दिसंबर 31 पे उसे अगर पेमेंट करनी है तो ये फिक्स रेट होगा। 1 लाख की पेमेंट करनी है, 10,000 इंटरेस्ट देना है, तो ये इंटरेस्ट और ये पेमेंट हमेशा फिक्स रहेगी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द लोन। हम इसे कहेंगे फिक्स रेट इंटरेस्ट। अब हम थोड़े फीचर्स यहाँ कुछ देख लेते हैं ज़रूरी समझने के लिए। इन अ फिक्स रेट पेमेंट द टोटल अमाउंट ड्यू रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द लोन, ऑल्दो द प्रोपोर्शन दैट गोज टू इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल वेरीज। तो यहाँ इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, लोन कितना लिया गया है, कितने टाइम के लिए लिया गया है, ये तो कंडीशंस होंगी, ये डीड होगी लोन की, लेकिन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो है वो फिक्स रहेगा। सेकेंड पॉइंट है द फिक्स रेट पेमेंट मोस्ट ऑफन रेफर्स टू द मॉर्टगेज लोन्स। The borrower must decide between a fixed rate payment and adjustable rate payment। और यहाँ borrower को क्लियर करना होता है कि क्या वो एडजस्टेबल रेट पे जाता है या वो एक फिक्स रेट पेमेंट की तरफ जाता है। एडजस्टेबल रेट, अगर आप इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करना चाहें, अगर इंटरेस्ट रेट को इनिशियल टाइम में ज़्यादा देना चाहें, या इनिशियल शुरू के जो ईयर्स होंगे, इनिशियल ईयर्स होंगे उनमें अगर कम देना चाहें, और फिर लास्ट ईयर्स में इंटरेस्ट ज़्यादा देना चाहिए, ये डिपेंड करता है कस्टमर और बैंकर के दरमियान जो भी यहाँ डीड साइन होगी। लेकिन फिक्स रेट भी यहाँ एक ऑप्शन होगा कि फिक्स रेट पेमेंट आप अगर करना चाहें, प्रिंसिपल पेमेंट भी प्रिंसिपल भी फिक्स, और एक इंटरेस्ट रेट भी यहाँ फिक्स होना चाहिए। और ये नॉर्मली मॉर्टगेज लोन्स होते हैं कि यहाँ आप फिक्स प्रॉपर्टीज़ के लिए या फिक्स प्रॉपर्टीज़ को यहाँ एज अ कोलेटरल या सिक्योरिटी यहाँ रखा जाता है, और फिक्स एसेट्स को यहाँ सिक्योर करवाया जा सकता है। बैंक्स जनरली ऑफर अ वैरायटी ऑफ फिक्स रेट पेमेंट मॉर्टगेज लोन्स ईच विद अ स्लाइटली डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। हर बैंक, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हों, इंडस्ट्रियल बैंक्स हों, या कोई भी, तो यहाँ डिपेंड करता है कि बैंक की नेचर क्या है, और इंटरेस्ट रेट या लोन की नेचर क्या है, और प्रिंसिपल अमाउंट क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, लेकिन ये फिक्स ही होगा, डिपेंड करता है नेचर ऑफ लोन पे। तो फर्स्ट टॉपिक में हमने 3 सब टॉपिक्स पे बात की, जिनमें फर्स्ट ओवरड्राफ्ट, सेकंड कैश क्रेडिट, और थर्ड हमारे पास था फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट लोन्स। अब हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं जो हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ बैंक एडवांसेस। अगर एक बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है, अगर एक बैंक लोन फैसिलिटी दे रहा है, तो किन प्रिंसिपल्स की बेसिस पे बैंक किसी भी अकाउंट होल्डर को या कस्टमर को लोन प्रोवाइड करता है। बैंक फॉलोज द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग। द फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी। Liquidity is an important principle of bank lending. Banks lend for short period only because they lend public money, which can be withdrawn at any time by depositors. They therefore advances loan on the security of such assets which are easily marketable and convertible into cash at a short notice.
A bank chooses such securities in its investment portfolio which possess sufficient liquidity. It is essential because of if the bank needs cash to meet the urgent requirements of its customer, it should be in a position to sell some of the securities at very short notice without disturbing their market prices much. यहाँ हम फर्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट ले रहे हैं कि अगर बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को, अकाउंट होल्डर्स को, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक ऐसी सिक्योरिटी को यहाँ एज अ कोलेट्रल एक्सेप्ट करता है जिसकी लिक्विडिटी स्ट्रांग हो। जो सिक्योरिटी या कोलेट्रल, जो एसेट, अगर कोई भी बारोअर बैंक में डिपॉजिट करना चाहे, बैंक में सिक्योरिटी रखना चाहे, कोलेट्रल रखना चाहे, तो बैंक ऐसा कोलेट्रल सिर्फ एक्सेप्ट करता है जो कोलेट्रल लिक्विड हो, जिसकी मार्केट हो, जो किसी भी शॉर्ट नोटिस में सेलेबल हो, जो इसको शॉर्ट नोटिस में जिसकी एक्शन हो सके। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि बैंक अगर लोन दे रहा होता है, लोन प्रोवाइड करता है, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, तो बैंक ऐसी सिक्योरिटी को, ऐसे कोलेट्रल को सिर्फ एक्सेप्ट करता है जो मार्केटेबल हो, इजीली कैश कन्वर्टेबल हो, शॉर्ट नोटिस में कन्वर्टेबल हो, शॉर्ट नोटिस में मार्केट रखता हो, या एक्शन के लिए एक्सेप्टेबल रहे, मार्केट में एक्सेप्टेबल रहे। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ देखा कि बैंक लोन प्रोवाइड करता है, तो लोन की कंडीशन में बैंक जो भी सिक्योर लोन प्रोवाइड करेगा, सिक्योर ऐसे लोन प्रोवाइड सिक्योर लोन की कंडीशन में बैंक ऐसे कोलेट्रल यहाँ एक्सेप्ट करेगा, ऐसा एसेट को एक्सेप्ट करेगा जो लिक्विड रहे या लिक्विड हो। सेकंड पॉइंट हम कह सकते हैं सेफ्टी। The safety of the funds lent is another principle of lending. Safety means that the borrower should be able to repay the loans and interest in time at regular intervals without default. यानी अगर बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है तो बारोवर की क्रेडिट वर्थीनेस को देखते हुए लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ बारविंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यानी बैंक अपने उन कस्टमर्स को या अकाउंट होल्डर्स को सिर्फ ओडी की फैसिलिटी देगा, सीसी की फैसिलिटी देगा, या फिक्स्ड लोन की फैसिलिटी देगा, या सिक्योर्ड लोन की फैसिलिटी देगा, अनसिक्योर्ड लोन की फैसिलिटी देगा जिनकी क्रेडिट वर्थीनेस स्ट्रांग हो। यानी सेफ्टी रहे बैंक अमाउंट्स की, बैंक लोन्स की, या आप कह सकते हैं कि बैंकिंग एसेट्स की। यानी अगर कस्टमर इन टाइम, अलाउड इंटरवल्स में, अलाउड पीरियोडिक टाइम्स में इंटरेस्ट पे कर सके, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर सके, तो ऐसे कस्टमर्स को सिर्फ बैंक सेफ्टी को देखते हुए, सिक्योरिटी को देखते हुए, क्रेडिट वर्थीनेस को देखते हुए लोन प्रोवाइड करता है। Like other investment, bank investments involve risk, but the degree of risk varies with the type of security. Securities of central governments are safer than those of state government and local bodies, and the securities of state government and local bodies are safer than those of the industrial concerns. यहाँ आपको एग्जांपल्स में कुछ पॉइंट रख दिए गए हैं कि बैंक जब भी सिक्योर्ड लोन देता है तो पहले तो कोलेट्रल को देखता है, कोलेट्रल को साथ क्रेडिट वर्थीनेस भी देख रहा होता है। यानी सबसे पहले लिक्विडिटी को देखा जाएगा कि अगर हम किसी को एज अ बैंकर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम लिक्विडिटी क्या होगी सिक्योरिटी की, जो सिक्योरिटी जो बारोअर है, जो लोन आप कैसे, जो आपका अकाउंट होल्डर है, वो क्या ये लोन प्रोवाइड कर सकेगा, या जो सिक्योरिटी या जो कोलेट्रल यहाँ रखना चाह रहा है, अगेंस्ट द लोन रखना चाह रहा है, तो उसको फर्दर क्या सेलेबल होगा या मार्केटेबल होगा कि नहीं होगा। सेकंड पॉइंट सेफ्टी आ जाता है। फिर ये भी देखा जाता है कि जिसको लोन दिए जा रहे हैं, जिसको लोन अलाउ किए जा रहे हैं, जिसको ओडी की फैसिलिटी दी जा रही है या सीसी की फैसिलिटी दी जा रही है या फिक्स लोन दिए जा रहे हैं, तो यहाँ हमारे अमाउंट्स, हमारे प्रिंसिपल अमाउंट्स या लोन्स बैंक के जो हैं, ये क्या सेव हैं, इनको सेफ्टी है या नहीं है, इन टाइम्स क्या हमें इंटरेस्ट रिसीव हो पाएगा या प्रिंसिपल अमाउंट हमें रिकवर होगा या नहीं होगा। इसी तरह थर्ड जो पॉइंट देखा जाता है वो है डाइवर्सिटी। In choosing its investment portfolio, the commercial banks should follow the principle of diversity. It should not invest its surplus funds in a particular type of security but in a different type of securities. It should choose the shares and debentures of different types of industries situated in different regions of the country. The same principle should be followed in the case of state government and local bodies. यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट लोन दे रही है, या स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिए जा रहे हैं, लोकल बॉडीज़ को लोन दिए जा रहे हैं, या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को लोन दिए जा रहे हैं, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ को लोन दिए जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में
बैंक हमेशा डाइवर्सिटी फंक्शन को, डाइवर्सिटी प्रिंसिपल को भी यहाँ देखता है, डाइवर्सिटी प्रिंसिपल को भी यहाँ फॉलो किया जाता है कि क्या हमारे लोन, यानी हम लोन उनका, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आप कह सकते हैं कि टाइप के लोगों को या अकाउंट होल्डर्स को, सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को, या सिर्फ सेविंग अकाउंट होल्डर्स को, या सिर्फ कंपनीज को, सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन प्रोवाइड किया जाए। तो बैंक यहाँ अपने लोन्स को, अपने अपने अमाउंट्स को डाइवर्सिफाई कर लेता है। उसकी नेटवर्किंग ऐसे की जाती है कि डिफरेंट सेक्टर्स में लोन दिए जाते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जाती हैं, और वहाँ से बैंक का जो भी ऑपरेटिंग साइकिल होता है उसका फ्लो रहता है और वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो डाइवर्सिफिकेशन का प्रिंसिपल को भी यहाँ बैंक फॉलो करते हैं। इसका मतलब है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को भी यहाँ बैंक सामने रखता है, बैंक मद्देनज़र रखता है। द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी आल्सो applies to advancing of loans to varied type of firms, industries, business and traders। यहाँ बैंक डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट पर्सन्स को, कंपनीज को, इंडस्ट्रीज़ को, मैन्युफैक्चरर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, सैलरी पर्सन्स को लोन प्रोवाइड करता है ताकि हमारे लोन्स या अमाउंट्स जो हैं वो डाइवर्सिफाई रहें। थर्ड प्रिंसिपल हम देख रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन का, प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। इसी तरह हम लास्ट देख सकते हैं, सेकंड लास्ट, स्टेबिलिटी। ये ज़रूरी है कि बैंक लोन प्रोवाइड करे तो अपनी स्टेबिलिटी का, अपनी इन्वेस्टमेंट की स्टेबिलिटी का, रिस्क फैक्टर को यहाँ ज़रूर सामने रखे, रिस्क फैक्टर को ज़रूर यहाँ मद्देनज़र रखा जाए। Another important principle of bank investment policy should be to invest in those stocks and securities which possesses a high degree of stability in their prices। यानी सिर्फ उन सिक्योरिटीज़ में, उन मार्केट्स में, उन इंडस्ट्रीज़ में, उन शेयर्स, डिबेंचर्स या कंपनीज़, या आप कह सकते हैं कि अकाउंट होल्डर्स को लोन दिए जाएँ जहाँ आपकी आप जो प्राइस उन स्टॉक्स की, उन कंपनीज़ की, उन इन्वेंट्रीज़ की स्टेबल रहे, उन सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस स्टेबल रहीं, उन कोलेटरल्स की प्राइसेस स्टेबल रहें। The bank cannot afford any loss on the value of its securities. It should therefore invest its funds in the shares of reputed companies where the possibility of decline in their prices is remote। तो अगर बैंक इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है, यानी बैंक अगर कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, कंपनीज के शेयर परचेज कर रहा है, डिबेंचर्स की तरफ जा रहा है, तो वहाँ बैंक्स को उन कंपनीज के स्टॉक में या उन कंपनीज के शेयर्स में, उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या बैंक्स करते हैं जहाँ जो जिनके प्राइसेस स्टेबल रहे हों, जिनके प्राइसेस में स्टेबिलिटी हो, जो कंपनीज फ्लरिश कर रही हों, जिनके मार्केट वैल्यूज़ फ्लरिश कर रही हों, द बैंक्स उन कंपनीज की तरफ जाता है और वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है। इस तरह लास्ट प्रिंसिपल हम देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी का, और ये कार्डिनल प्रिंसिपल है कि इन्वेस्टमेंट बैंक जब भी पैसा इन्वेस्ट करता है, कहीं लोन दे रहा है या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि किसी कंपनी के शेयर परचेज कर रहा है, किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में जा रहा है, किसी कंपनी के साथ ट्रेड में जा रहा है, तो उस कंडीशन में बैंक उन कंपनीज को यहाँ चूज़ करता है जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो, जिनके सफिशेंट प्रॉफिट्स दे पाए जो कंपनी। तो जहाँ बैंक इंटरेस्ट कलेक्शन की तरफ देखता है तो वहाँ भी प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर नज़र सामने रखा जाता है। इसी तरह अगर किसी कंपनी के शेयर परचेज़ किए जा रहे हैं, वहाँ भी कंपनी देख रही होती है, बॉन्ड्स परचेज़ किए जा रहे हैं, वहाँ भी इंटरेस्ट रेट देखा जा रहा होता है। तो ये ज़रूरी है कि कोई भी बैंक अगर कहीं लोन दे रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रहा है या लेंडिंग की तरफ जा रहा है, तो बैंक 5 प्रिंसिपल्स को ज़रूर सामने रखता है, जिसमें लिक्विडिटी, प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, इसी तरह डाइवर्सिफिकेशन, स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यानी बैंक हमेशा उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल हों, जिनकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो, मार्केट वैल्यू स्ट्रांग हो। इसी तरह बैंक उन कंपनीज़ को, उन पर्सन्स को, या उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है, या उन पर्सन्स को सिर्फ, उन बॉडीज़ को सिर्फ लोन देता है जहाँ उसके लोन की स्टेबिलिटी, प्राइसेस की स्टेबिलिटी जहाँ नज़र आ रही हो। इस तरह बैंक वहाँ उन कस्टमर्स को सिर्फ लोन प्रोवाइड करता है जिनकी सिक्योरिटी लिक्विड रहे, जिनके कोलेट्रल्स में लिक्विडिटी हो, स्टेबिलिटी हो। डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा कि अगर आप लोन प्रोवाइड कर रही हैं कंपनीज़ को, तो वहाँ ज़रूर देखा जाए कि डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ ऐसे नहीं है, सिर्फ एक ही सेक्टर में लोन ना इन्वेस्ट किए जाएँ, सिर्फ एक ही सेक्टर में अमाउंट्स ना इन्वेस्ट किए जाएँ, बल्कि डिफरेंट सेक्टर्स में अपने लोन को इन्वेस्ट करना चाहिए, अमाउंट्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। ये 5 प्रिंसिपल्स हमने देखे।
तो आज के लेक्चर में हमने दो मेजर टॉपिक डिस्कस किए, जिनमें फर्स्ट टॉपिक था टाइप ऑफ एडवांसेस और इसी तरह सेकंड था प्रिंसिपल ऑफ बैंक एडवांसेस। तो यहाँ कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आपने क्वेश्चन करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।